रात की स्याही छत पर छाई हुई थी, मगर अशरफ साहब के दिल में अंधेरों की एक और गहरी दुनिया बसी हुई थी। मरियम अशरफ साहब के सामने खड़ी थी, उसके गाल आंसुओं से तर थे और आंखें सुर्ख। वो बेबसी से अपने बाप को देख रही थी, जैसे उनके अल्फाज के जरिए उसे कोई राह मिल जाए, कोई उम्मीद की करन। बाबा, खुदा के लिए आप मेरे हाल पर रहम करें। मैं हाशिम नदीम से शादी कैसे कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे कोई चिराग तेज हवा में लर्ज रहा हो। हर कोई जानता है कि वो कैसा शख्स है। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। वो मुझे इंसान नहीं समझता, बस अपनी इज्जत और जीत का निशान समझ रहा है। अशरफ साहब ने एक लम्हे के लिए अपनी बेटी को देखा, फिर नजरें फेर लीं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी का मिला जला अक्स था। वो अपनी बेटी की बातें सुन रहे थे, मगर उनके दिल में खौफ की जंजीरें बज रही थीं। वो जानते थे कि वो अपनी बेटी की हिमायत नहीं कर सकते। मरियम, वो थके हुए लहजे में बोले, हम बेबस हैं। तुम्हें हाशिम नदीम की दुल्हन बनना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बाबा, वो चीखी, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं? आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि हक के लिए खड़े होना चाहिए, तो अब आप क्यों हार मान रहे हैं? अशरफ साहब ने लंबी सांस ली। वो अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आवाज़ में सख्ती झलक रही थी। मरियम, अगर हमने हाशिम नदीम को इनकार किया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानती कि वो शख्स क्या कर सकता है। मैं जानती हूँ बाबा, वो तड़प कर बोली। मैं जानती हूँ कि वो सफाक है, बेरहम है और अपनी ताकत का गरूर उसके हर अमल से झलकता है। मगर क्या आपने सोचा है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा? क्या आपने सोचा है कि मैं उसके साथ कैसे जी सकूंगी? अशरफ साहब खामोश हो गए। उनके अल्फाज उनके दिल के अंदर कहीं गुम हो गए थे। वो जानते थे कि उनकी बेटी सच कह रही है, मगर उनके पास कोई जवाब नहीं था। मरियम की आंखों में आंसू मजीद शिद्दत से बहने लगे। बाबा, आप हमेशा मेरी ढाल बने रहे हैं। आज आपने कैसे मुझे बीच मुंजधार में छोड़ दिया? अशरफ साहब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो अपनी बेटी की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, मगर वो जानते थे कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। हाशिम नदीम एक आम इंसान नहीं था। वो 36 गांव का सरदार था, एक ऐसा सरदार जिसके हुक्म पर लोग अपनी जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार थे। पूरे गांव में कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसकी शख्सियत के दो रुख थे। एक तरफ वो ज़ाहिरी तौर पर बेहद खूबसूरत, बुलंद कामत, गंदमी रंगत और गहरी आंखों वाला शख्स था, मगर दूसरी तरफ वो एक ऐसा शख्स था जिसके गरूर, खुद पसंदी और ताकत की दास्तानें ज़बान ज़दे आम थीं। वो सिर्फ एक सरदार नहीं था, बल्कि एक माफिया किंग था, जिसकी रसाई गांव से लेकर शहर तक थी। अगरचे अशरफ साहब शहर में रहते थे, मगर उनकी जड़ें गांव में थीं। हाशिम नदीम के साथ दुश्मनी मोल लेना उनके लिए खुदकुशी के मुतरादिफ था। मरियम की खूबसूरती इसकी मासूमियत में छुपी थी। वो अपने बाबा को अपने लिए एक दीवार समझती थी, मगर आज वो दीवार भी हाशिम नदीम के सामने ढह चुकी थी। बाबा, आपको पता है कि वो मुझे कभी खुश नहीं रहने देगा। वो मेरे दिल के जज्बात को समझ ही नहीं सकता। वो अपने गुरूर में कभी ये सोच नहीं सकता कि मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है। अशरफ साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मरियम, अगर तुम्हें उससे नफरत थी तो कभी उसके रास्ते में ना आती। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। मरियम उनके अल्फाज सुनकर बेहरकत हो गई। वो जानती थी कि वो बेबस हैं, मगर उनका ये कहना कि ये सब उसकी गलती है, उसके दिल को चीर गया। उसने आखिरी बार अपने बाबा को देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सी सर्द महरी। रात का सुकून गंभीर बादलों जैसा गहरा हो चुका था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक खौफनाक तूफान छुपा हुआ था। मरियम के कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और वो कमरे के कोने में अपनी चादर में लिपटी अपने आंसुओं के साथ अकेली बैठी थी। हर आंसू उसके दिल के बोझ को बढ़ा रहा था। हर सांस एक नई अजियत की तरह महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे किसी आन देखे खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रही हो। फिर अचानक सुकून को एक जोरदार दस्तक ने चीर डाला। दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तक उसके दिल की धड़कन को थमा गई। वो खौफ और बेबसी के आलम में अपनी जगह पर जम गई। मरियम जानती थी कि ये दस्तक उसकी बर्बादी के आगाज की अलामत थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ लर्जने लगे। कुछ ही लम्हों में दरवाज़ा खिला और भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। ये हाशिम नदीम के गार्ड्स थे। उनके चेहरे बेहिस और आंखों में अजीब सी सफाकियत थी। उनके हाथों में बंदूकें झूल रही थीं,
जैसे ये जाहिर करने के लिए काफ़ी हो कि हुक्म अदूली का कोई तसव्वुर नहीं। उनके पीछे दो औरतें थीं जो नौकरानियां मालूम होती थीं। वो मरियम के कमरे में दाखिल हुईं और एहतराम के साथ सर झुकाए बोलें, बीबी हुक्म आ चुके हैं। सरदार साई ने आपको याद कर लिया है, हमें आपको इनके पास लेकर जाना है। मरियम ने जैसे उनके अल्फाज सुनने से इनकार कर दिया। वो अपनी जगह पर साकत बैठी रही और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो उन होनतों को देख रही थी जैसे उनसे रहम रही हो, लेकिन उनके चेहरे पत्थर की तरह सर्द और जज्बात से आरी थे। इतने में अशरफ साहब कमरे में दाखिल हुए। उनकी आंखें अश्कबार थीं, लेकिन उनके चेहरे पर बेबसी का साया गहरा था। मरियम उन्हें देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उनके सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा, खुदा के लिए कुछ तो करें, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, मुझे बचा लें, मैं उस दरिंदे के साथ नहीं जा सकती। अशरफ साहब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उनकी बेटी, जिसे वो हमेशा अपनी आंखों के तारे की तरह संभाल कर रखते थे, आज उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उनके लब खामोश थे। उन्होंने सर झुकाया जैसे अपनी बेबसी का एतराफ कर रहे हों। बाबा, मरियम की आवाज़ चीख में बदल गई। आपने हमेशा कहा कि आप मेरी हिफाजत करेंगे, आज आप कैसे मुझे छोड़ सकते हैं? वो ज़मीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, क्या मेरी ज़िंदगी आपके लिए इतनी गैर ज़रूरी हो गई है? अशरफ साहब का सर नफ़ी में हिलने लगा, लेकिन उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। उनकी नज़रें दीवार से जा टकराएं जैसे वो वहाँ कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। उनके अंदर का बेबस बाप किसी अंधेरे में खो चुका था। नौकरानियों ने आगे बढ़कर मरियम के बाजुओं को थाम लिया। वो चीखी, चलाई और अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो औरतें अपने काम में माहिर थीं। उनके हाथों की गिरफ्त मजबूत थी और उसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगीं। रास्ते में मरियम का दुपट्टा उसके कांधे से फिसल कर ज़मीन पर गिर गया, लेकिन किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं की। वो मुसलसल अपने बाबा की तरफ देख रही थी, उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, जैसे उनसे आखिरी बार जिंदगी की भीख मांग रही हो। बाबा, खुदा के लिए कुछ करें, मुझे इनके साथ मत जाने दें। बाबा, मैं मर जाऊंगी। अशरफ साहब ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें लहू जैसी सुर्ख थीं, लेकिन उनके कदम एक आन देखे वजन के नीचे जकड़े हुए थे। वो सिर्फ दीवार के साथ लगे खड़े रहे जैसे उनका जिस्म वहां हो। दो चौकीदार खड़े थे, उनके चेहरों पर सर्द मेहरी का आलिम था। मरियम को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाया गया। वो अपने बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उसकी हर चीख बेसूद थी। वो इनसे इल्तिजाएं करती रही, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस शख्स के साथ नहीं जाऊंगी। गाड़ी के करीब पहुंचते ही एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला। मरियम को ज़बरदस्ती अंदर धकेल दिया गया। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर थी और दिल जैसे सीने में धड़कना ही भूल गया हो। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके दिल के ताबूत पर आखिरी कील की तरह महसूस हुई। गाड़ी के इंजन की गूंज के साथ मरियम की जिंदगी एक नए खौफनाक बाब में दाखिल हो चुकी थी। गाड़ी अंधेरी सड़क पर फराटे भरती जा रही थी और उसके अंदर मरियम किसी टूटे हुए परिंदे की तरह सिमट कर बैठी थी। आंखों से आंसुओं का सिलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था और दिल ऐसा महसूस किसी ने मुट्ठी में जोर से भींच रखा हो। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर गुजरता मंजर धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर का तूफान हर चीज से ज्यादा वाज़े था। वो जानती थी कि जैसे ही गाड़ी गांव की हदूद में दाखिल हो जाएगी, वो बाप जिसे वो कभी भी अपने ख्वाबों में देखना नहीं चाहती थी, उसके दिल और दिमाग पर कई ख्यालात हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो जानती थी कि उसके बाबा उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आज भी उन्होंने अपनी बेबसी के बावजूद आंखों में आंसू भरे उसके लिए दुआ की होगी, मगर ये भी सच था कि वो उनकी मजबूरियों से बखूबी वाकिफ थी। वो खुद को बेयारो मददगार महसूस कर रही थी। अचानक उसके ख्यालात का धारा पलटा और वो अपनी और हाशिम नदीम की पहली मुलाकात को याद करने लगी। ये गर्म दोपहर थी, धूप अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़मीन पर बरस रही थी और गांव की ज़मीनों पर एक खास सी खामोशी तारी थी। मरियम अपने वालिद के साथ गांव की ज़मीनों का जायज़ा लेने आई थी। अशरफ साहब हमेशा अपनी बेटी को साथ लेकर चलते थे। वो अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। अक्सर वो लोगों के दरमियान फ़ख्र से कहते कि मरियम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। उनकी ये बात मरियम के दिल को गुदास कर देती थी और वो हमेशा अपने बाबा की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करती थी। इसी ज़मीन के दौरे के दौरान मरियम की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
وہی لمحہ جب سردار ہاشم ندیم پہلی بار مریم کے سامنے آیا۔ گاؤں کے لوگ جو اس وقت زمین پر کام کر رہے تھے اچانک سب کچھ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر طرف ایک غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ مریم نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا جنہوں نے دھیرے سے کہا، سردار ہاشم ندیم آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ آیا، گھوڑے پر سوار، لمبا قد، گندمی رنگت، وہ چہرہ جو نہ صرف گاؤں بلکہ ارد گرد کے شہروں میں بھی اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے گہرے بھورے بال دھوپ میں سنہری دکھائی دے رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی گہری چمک تھی جو دیکھنے والے کو ساکت کر دیتی تھی۔ اس کا لباس مکمل سرداری شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے وفادار گارڈز ایک خاموش خطرے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ سردار ہاشم ندیم نے زمین کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی نظریں مریم پر ڈالیں۔ ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا ہو، اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک آئی، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہو جو اس کے لیے بالکل نئی ہو۔ مریم کی معصومیت، اس کی سادگی اور اس کا دلکش چہرہ سردار کی نگاہوں میں جیسے ٹھہر گیا ہو۔ لیکن مریم نے جب پہلی بار اس پر نظر ڈالی تو فوراً نفرت سے رخ موڑ لیا۔ اسے سردار کی آنکھوں کی وہ گہری چمک اپنے دل پر وار کرتی محسوس ہوئی تھی اور وہ فوراً اپنے بابا کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہاشم ندیم کی انا پر کاری ضرب لگی۔ اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ کوئی عورت، اور وہ بھی کوئی ایک عام گاؤں کی لڑکی، اس کی طرف دیکھنے سے انکار کر دے۔ اس کی نظریں گہری ہو گئیں اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمود ہوئی، لیکن یہ مسکراہٹ بے حد خطرناک تھی۔ اگلے دن ہاشم ندیم نے اپنے ملازم کے ذریعے اشرف صاحب اور ان کی بیٹی کو اپنی حویلی پر دعوت کے لیے مدعو کیا۔ دعوت نامہ نہایت عزت اور احترام کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ اشرف صاحب ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ سردار ہاشم ندیم کا بلانا حکم کے برابر ہے۔ مگر مریم جو اپنے کمرے میں موجود تھی اس دعوت نامے کو دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے دعوت نامہ اٹھایا اور بے تحاشا غصے کے عالم میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سردار کے ملازم کے چہرے پر پھینک مارا۔ جاؤ اور جا کر اپنے سردار سے کہہ دو کہ میں اس کی دعوت پر نہیں آؤں گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ضد اور غرور تھا جو شاید اس کے معصوم دل سے نکلا تھا۔ ملازم نے سردار تک مریم کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مریم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سردار ہاشم ندیم جو ہمیشہ اپنے غرور اور طاقت کے لیے جانا جاتا تھا، مریم کی یہ گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مریم کے خلاف سردار کے دل میں ایک انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے غرور کو ٹھیس پہنچی تھی اور اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ مریم کو اپنی دلہن بنا کر اپنی طاقت اور انا کی فتح کا اعلان کرے گا۔ مریم کے لیے وہ دن ایک معمولی ضد کا دن تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اشرف صاحب اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تفکر کے گہرے نقش تھے اور اپنے ہاتھوں کی لرزش ان کے اندرونی خوف کو واضح کر رہی تھی۔ مریم اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے ان کے لیے ہمیشہ فخر کا باعث رہی تھی، لیکن آج وہی ضد ایک بہت بڑے طوفان کو دعوت دے چکی تھی۔ انہوں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر مریم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولتے ہی مریم کی معصوم اور بے فکر صورت ان کے سامنے تھی، مگر ان کے دل کی حالت کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ مریم، ان کی آواز بھاری تھی، لیکن اس میں باپ کی محبت اور خوف واضح جھلک رہا تھا۔ مریم نے سر اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ جی بابا۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، لیکن اس کے لہجے میں وہی ضد چھپی ہوئی تھی جو اس کے ہر عمل سے جھلکتی تھی۔ اشرف صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی، جو تم نے آج کیا وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ ہاشم ندیم کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ صرف گاؤں کا سردار نہیں بلکہ مافیا کا کنگ ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ دشمنی لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ مریم نے سر جھکا لیا، مگر اس کے چہرے پر وہی ہٹ دھرمی نمایاں تھی۔ بابا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کیوں جھکوں جس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں؟ وہ شخص کسی بھی لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ اشرف صاحب نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ بیٹی، دنیا کے اصول بہت مختلف ہیں۔ انصاف اور حق کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے سامنے یہ باتیں بیکار ہیں۔ ہم عام لوگ ہیں اور وہ شخص سب طاقتور ہیں۔ بابا، مریم نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ میں ایسے شخص سے کبھی ملاقات نہیں کرنا چاہتی جس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت نہ ہو، جو صرف طاقت اور غرور کی زبان سمجھتا ہو۔ میں نے جو کیا وہ درست کیا۔
अशरफ साहब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मरियम अपनी जगह पर अटल थी। अगले ही दिन वो गांव छोड़कर शहर वापस आ गए, लेकिन अशरफ साहब का दिल अब भी बोझल था। रात के वक्त जब घर में हर तरफ सुकून तारी था, अशरफ साहब के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने हाशिम नदीम के मुलाजिम खड़े थे। उनके चेहरों पर सर्द मेहरी थी और उनके हाथों में खत था। खत अशरफ साहब के हाथ में दिया गया और कहा गया, ये सरदार हाशिम नदीम का पैगाम है, उसे गौर से पढ़ें। अशरफ साहब ने कांपते हाथों से खत खोला। उसके हर लफ्ज़ ने उनके दिल को दहला दिया। अशरफ साहब, आपकी बेटी मरियम ने मेरी अना को ठेस पहुंचाई है। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने फैसला किया है कि मैं मरियम से ही शादी करूंगा। ये मेरा हुक्म है, ना कि दरखास्त। अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपका घर और ज़मीनें महफूज रहेंगी, लेकिन अगर आपने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया तो मैं आपकी ज़मीनें ज़ब्त कर लूँगा, आपकी नौकरी ख़त्म कर दूँगा और आपके ख़ानदान को तबाह कर दूँगा। मरियम अब मेरी है, चाहे वो निकाह के साथ मेरे पास आए या बग़ैर निकाह के। फैसला आपके हाथ में है। सरदार हाशिम नदीम। अशरफ साहब ने ख़त को दोबारा पढ़ा और उनकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। उनके सामने जैसे अंधेरा छा गया था। वो जानते थे कि हाशिम नदीम की बात को रद्द करना मौत को दावत देने के बराबर है। उनके पास कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन हाशिम नदीम ने खुद अपनी हवेली में अपने गार्ड्स के साथ अशरफ साहब को बुलवाया। वहां उनकी आंखों में वही गुरूर और ताकत की झलक थी जो उसके किरदार की पहचान थी। अशरफ साहब, उसने गहरी और बावकार आवाज में कहा, मैं ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता। आपकी बेटी मुझे पसंद आ गई है। ये रिश्ता अब तय हो चुका है। आपकी मर्जी हो या ना हो, मरियम अब मेरी है। अशरफ साहब ने बमुश्किल होंठों को हिलाया। सरदार साहब, ये फैसला मुश्किल है। हाशिम नदीम की आंखों में सर्द चमक आई। मुश्किल तो आपके लिए तब होगी जब मैं आपकी ज़मीनें और आपका घर सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। ये फैसला सिर्फ मेरे हक में होगा, वरना आप और आपके ख़ानदान के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। ये अल्फाज अशरफ साहब के लिए आखिरी कील की तरह थे। वो जान गए थे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो खामोशी से सर झुकाकर वहां से वापस आ गए, लेकिन उनकी खामोशी ने उनकी बेबसी की चीख को और गहरा कर दिया। यकदम गाड़ी ने एक झटका खाया और मरियम माजी के तल्ख ख्यालात से हाल में लूट आई। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। गाड़ियों का काफिला गांव की हदूद में दाखिल हो रहा था और उसके दिल को एक नई अजियत में मुब्तला कर रहा था। बाहर का माहौल बदल चुका था और वो उन ज़मीनों के करीब पहुंच रही थी जहां उसकी बर्बादी लिखी जा चुकी थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। मरियम ने बेचैनी से अपनी जगह बदली और कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हल्की सी भी हरकत करती, एक सख्त नज़र उस पर जमी होती। पास बैठी मुलाजमा, जो हाशिम नदीम के वफादारों में से एक थी, उसकी हर हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। मरियम ने हिम्मत करके एक आखिरी बार मिन्नत करने की कोशिश की। खुदा के लिए, मरियम ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस जगह पर नहीं रह सकती। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान होगा, तुम्हें उसका अजर मिलेगा। मुलाजमा ने एक पुल के लिए मरियम की जानिब देखा, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी किस्म की नरमी का कोई शायबा ना था। वो जैसे पत्थर की दीवार बनी बैठी थी। बीबी जी, हमें हुक्म मिला है। हम सिर्फ सरदार साईं के हुक्म पर चलते हैं और उनका हुक्म टालना हमारे लिए मुमकिन नहीं। आप खुद को संभालें, ये आपके हक में बेहतर होगा। मरियम की आंखें बेबसी के आंसुओं से भर गईं। वो झटके से मुलाजमा के करीब हो गई और उसके हाथों को पकड़कर रोने लगी। मैं तुम्हारे कदमों में गिर जाती हूँ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें खुदा का वास्ता, मेरा दिल अब इस अजियत को सहने के काबिल नहीं है। मुलाजमा ने सख्ती से अपने हाथ छुड़ाए और सर्द महरी से कहा, बीबी जी, आप जितना भी रोएं या गिड़गिड़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरदार साईं का हुक्म हमारी जिंदगी से भी बड़ा है। आपने जो करना है वो हवेली पहुंच कर करें। हम यहाँ कुछ आंखों में मजीद नमी भरे मुलाजमा को देखा। कैसी जिंदगी है तुम्हारी जहाँ तुम अपने दिल की सुन भी नहीं सकती? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर जरा भी रहम नहीं आता? मुलाजमा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए हिचकिचाहट आई, मगर फौरन वो अपनी सख्ती के नकाब में वापस आ गई। बीबी जी, आप जो कुछ भी कहीं ये सब बेकार है। सरदार साईं के फैसले बदलने वाले नहीं और हमें इनके हुक्म से इनहराफ का हक नहीं। मरियम को लगा जैसे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो। उसने आंखें मूंद लीं और अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं था।
गाड़ी अब गांव के अंदरूनी रास्तों पर चल रही थी। खेतों के दरमियान तंग रास्ते, ऊंचे दरख्त और एक खास किस्म की खामोशी जो हवेली के करीब आते ही छा गई थी, सब कुछ उसकी बेबसी को मजीद बढ़ा रहा था। एक लम्हे के लिए गाड़ी रुकी और मरियम ने एक झटके से महसूस किया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा एक बड़ी शानो शौकत से भरपूर हवेली के भारी दरवाजे उनके लिए खुल रहे थे। ये वही जगह थी जहां उसे न चाहते हुए भी ले जाया जा रहा था। उसका दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने एक आखिरी बार कोशिश की और गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश नाकाम रही। साथ बैठी मुलाजमा ने फौरन उसका हाथ थाम लिया और सख्ती से कहा, बीबी जी, ये हरकतें करना छोड़ दें, आपको हवेली जाना ही होगा। सरदार साईं ने हुक्म दिया है और उनके हुक्म को मानना ही बेहतर है। मरियम ने जख्मी नजरों से मुलाजमा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुम भी तो औरत हो, तुम्हें मेरी हालत का एहसास क्यों नहीं होता? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या ये सब सह लेती? मुलाजमा ने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर मध्यम लेकिन सख्त लहजे में बोली, बीबी जी, हमारे नसीब हम खुद नहीं लिखते। सरदार साईं जो चाहते हैं वही होता है और आपको भी ये कबूल करना होगा। गाड़ियां हवेली के बड़े सहन में रुक गईं। मुलाजमों ने फौरन दरवाजे खोल दिए और मरियम को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन मरियम अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। वो अपने गिरदो नवाह को देख रही थी जैसे कोई फरार का रास्ता तलाश कर रही हो, मगर यहाँ हर तरफ वही लोग थे जो हाशिम नदीम के हुक्म के गुलाम थे। बीबी जी, नीचे उतरें, मुलाजमा ने सख्ती से कहा। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथों ने सेट को सख्ती से थाम रखा था और उसकी आंखों में बेबसी के आंसू एक बार फिर छिलकने लगे थे, मगर दो मुलाजमों ने आगे बढ़कर उसके दोनों बाजू थाम लिए और उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मरियम की आवाज़ धीमी सिसकियों में बदल गई। वो मुसलसल हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी मजबूत गिरफ्त ने उसे बेबस कर दिया। वो जैसे ही हवेली के दरवाजे के करीब पहुंची, उसकी नज़रें इस बड़े और खौफनाक दरवाजे पर जम गईं। उसने दिल ही दिल में खुदा को पुकारा, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी दुआ का जवाब शायद आज ना मिले। मरियम के कदम जैसे बेजान हो चुके थे। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, दिल की धड़कन ऐसे बेकाबू हो रही थी जैसे किसी खौफनाक अंजाम का सामना कर रही हो। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई, जमीन जैसे उसके पैरों तले से खसकने लगी हो। वो एक लम्हे को रुकी, उसका दिल किसी अनजाने बोझ से दबने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं और फिर वो अपने होश खो बैठी। मुलाजमा के बाजुओं में झूलते हुए उसका वजूद बेजान सा हो गया। मुलाजमा ने एक पल को झुककर उसे संभाला, लेकिन वो खुद भी इस लम्हे की शिद्दत से बौखला गई थी। ये मंजर इस हवेली के अंदर बड़े कमरे में बैठे हाशिम नदीम की निगाहों के सामने था। एक बड़ी स्क्रीन पर मरियम की बेहोश होती तस्वीर वाज़े थी। वो संगमरमर की खूबसूरती से तराशी गई एक भारी कुर्सी पर बैठा था, जिसकी शख्सियत की शान को मजीद बढ़ा रही थी। उसने सफ़ेद लठे के आकड़े हुए सूट में मलबूस अपना मजबूत हाथ अपनी मर्दाना शाल पर रखा हुआ था, जो उसके कंधे पर बेहद नफासत से डाली गई थी। शाल का हल्का सा लचकदार झोल उसकी शख्सियत में मजीद वजाहत पैदा कर रहा था। हाशिम नदीम का चेहरा, जो कि चांदी जैसे रंग का नमूना था, कमरे की मध्यम रोशनी में मजीद चमक रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो गुरूर और दबदबे से लबरेज थी, लेकिन कहीं गहराई में मोहब्बत की नरम झलक भी मौजूद थी। वो एक ऐसा इंसान लग रहा था जिसकी दुनिया में कोई चीज़ उसके इख्तियार से बाहर नहीं थी। हाशिम ने स्क्रीन पर नज़रें जमाए गहरी सांस ली और उसके लबों पर हल्की सी दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसके मजबूत होंठों से चंद अल्फाज निकले जो कमरे में गूंजने के बावजूद सिर्फ उसे ही सुनाई दे रहे थे। वो सरगोशी के अंदाज में लेकिन एक ख़ास एतमाद के साथ खुद कलाम करने लगा, मेरे नसीब की शहजादी, तुम्हें मेरी बाहों में ही आना है। ये तो तकदीर का फैसला है और तकदीर के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। वो लम्हे भर को रुका और अपनी आंखें नीम बंद करते हुए मजीद बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो मरियम? तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ये नाजुक सी मिजाज ही मुझे तुम्हारे करीब ले आती है। तुम्हारी हर नफरत, हर आंसू मेरे दिल में मजीद तुम्हारे लिए मोहब्बत जगाता है, लेकिन ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। हाशिम ने अपनी उंगली से अपनी शाल को थोड़ा सा दुरुस्त किया और अपनी मुस्कुराहट को मजीद गहरा करते हुए बोला, मुझे तुम्हारा ये डर, ये मासूमियत, ये बेबसी बहुत पसंद है। तुम्हारी यही हालत देखकर लगता है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हारा यहाँ आना, मेरी उस हवेली में कदम रखना मेरे दिल की जीत है। हाशिम की आंखें एक बार फिर स्क्रीन की जानिब उठें, जहां मरियम को मुलाजमत संभालने की कोशिश कर रही थी। वो दोबारा खुद से मुखातिब हुआ, बस हिम्मत करो मेरी जान, तुम्हारे लिए ये दुनिया कितनी बेरहम होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ तुम्हें क्या मिलेगा।
خواب کے بجائے سکون اور نفرت کے بجائے محبت۔ ہاں، یہ محبت میری ہے اور اس میں تھوڑا غرور بھی ہے، لیکن اس محبت کا مرکز ہمیشہ تم ہی رہو گی مریم۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اب خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے اسے بے ہوش لڑکی کو قریب سے دیکھنے کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہو۔ اندھیرا ٹلنے کے آثار تھے، لیکن مریم کی زندگی میں روشنی کہیں دور دور تک نہیں تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عالیشان کمرے کے بیچوں بیچ موجود ایک شاندار بیڈ پر پایا۔ کمرہ اتنا بڑا اور نفیس تھا کہ لمحے بھر کو وہ سب کچھ بھول ہی گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل دھڑکنے لگا اور یادیں ایک جھٹکے کے ساتھ واپس۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم تھکن اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے ترتیب بالوں اور حال بے حال لباس کے ساتھ جیسے اپنے آپ کو پہچان کھو چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ مریم نے بے چینی کے عالم میں دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ وہ بار بار دستک دینے لگی، ہاتھوں سے کھٹکھٹانے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دیواروں کو چھونے لگی، جیسے کسی خفیہ راستے کی تلاش میں ہو، لیکن ہر طرف مایوسی تھی۔ اچانک اس کی نظر کمرے کی کھڑکی پر پڑی۔ امید کی ایک کرن اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے قریب گئی اور باہر جھانکا۔ نیچے زمین خاصی دور تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ موقع شاید آخری ہو۔ گہری سانس لیتے اس نے خود کو سنبھالا اور سرگوشی میں بولی، مریم، اگر تم نے آج ہمت نہ کی تو تم ہمیشہ کے لیے قید رہو گی۔ تمہیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ کہتی اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا، کھڑکی کی چوکھٹ پر قدم رکھا اور نیچے جھانکا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن خوف سے زیادہ حوصلہ اس پر غالب تھا۔ وہ بہت احتیاط سے منڈیر پر چڑھی اور وہاں سے ایک پائپ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھوں اور پیروں میں تھرتھراہٹ کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری۔ دھیرے دھیرے، قدم بہا قدم وہ نیچے اترنے لگی۔ ہر لمحہ ایسا تھا جیسے موت کے دہانے پر کھڑی ہو، لیکن اس کے ارادے مضبوط تھے۔ آخر کار اس نے زمین پر قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے ایک بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ لمبی سانس لینے ہی والی تھی کہ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خوف نے اسے جکڑ لیا اور وہ فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا اور ذہن میں ہاشم ندیم کی سخت آنکھیں گھومنے لگیں۔ اگر وہ مجھے دوبارہ پکڑ لے تو؟ نہیں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مریم کو پتا تھا کہ ہاشم ندیم جیسے سفاک انسان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی ایک نگاہ سے لوگ لرز اٹھتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر موڑ پر ایک نیا گھات کھڑا تھا اور ہر گھات کی موجودگی اس کے دل کو مزید گھبراہٹ سے بھر رہی تھی، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ کبھی دیوار کے ساتھ چپک کر، کبھی جھک کر اور کبھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے بڑھتی گئی۔ مریم نے اپنے کالج کے دنوں کو یاد کیا، جب وہ کھیلوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی۔ وہی ہنر آج کام آ رہا تھا۔ اس نے کئی جگہ دیواروں پر چڑھ کر راستہ نکالا اور کئی جگہ جھک کر گزر گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن وہ مسلسل خود سے کہہ رہی تھی، مریم، تم مضبوط ہو اور تمہیں یہ کرنا ہے۔ ہاشم ندیم کی قید میں رہنا موت سے بدتر ہے، ہمت نہ ہارنا۔ آخر کار وہ حویلی کے آخری دروازے تک پہنچ گئی۔ وہاں سے باہر نکلنا سب سے مشکل تھا، لیکن مریم نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ ایک ایسے دروازے کے پاس پہنچی جو اندر سے بند تھا۔ وہ دیوار کی طرف بڑھی اور اس پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیوار خاصی اونچی تھی، لیکن اس کے مضبوط ارادے اسے نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ دیوار پر چڑھ کر جب اس نے نیچے چھلانگ لگائی تو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم ٹوٹ جائے گا، مگر وہ جلدی اٹھی، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے بڑھنے لگی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا اور مسلسل پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کسی نے اسے دیکھ نہ لیا ہو، لیکن وہ خوش نصیب تھی۔ چند لمحے بعد جب وہ حویلی کی حدود سے باہر نکل آئی تو اس نے لمبی سانس لی۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آزاد ہوں، میں واقعی آزاد ہوں۔ اس نے خود کلامی کی، مگر اس کی آزادی کے لمحے میں بھی خوف کی پرچھائیاں باقی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم ندیم جیسا شخص اپنی ہار آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ وہ ایک ایسا سردار تھا جس کے نام سے پورے گاؤں کے لوگ کانپتے تھے۔ ہاشم ندیم کی طاقت، غرور اور حیثیت اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ مریم کا چہرہ اب بھی خوف زدہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جد و جہد ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔
अभी वो थोड़ी ही आगे बढ़ी थी जब अचानक आसमान को बादलों ने घेर लिया। वो लम्हे बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। वो हैरान थी कि अचानक से ये कैसा मौसम आ गया है। वो फौरन अपने आप को भीगने से बचा रही थी, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और बादलों की गरज के साथ मूसलाधार बारिश उस खौफनाक माहौल को मजीद पर असरार बना रही थी। मरियम की सांसें बेतरतीब थीं, जिस्म थकन से चोर और कपड़े बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे, लेकिन इसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि हाशिम नदीम के आदमी उसके पीछे हैं, और अगर वो उस वक्त किसी महफूज जगह ना पहुंची तो शायद आज़ादी का ये ख्वाब भी एक धोखा बन जाएगा। मरियम के कदम उसे एक वीरान इलाके की तरफ ले आए। गांव के मुज़ाफ़ात में बने कुछ खस्ता हाल घरों में से एक घर की तरफ उसने रुख किया। दिल में खौफ और उम्मीद की एक जंग जारी थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कौन? अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, जिसमें हैरत और खौफ झलक रहा था। खुदा के लिए मेरी मदद करें। मरियम की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में खौफ और बेबसी के आंसू थे। मेरे पीछे हाशिम नदीम के आदमी हैं, वो मुझे मार डालेंगे। दरवाज़ा लम्हे भर को रुका, जैसे औरत अंदर फैसला कर रही हो कि उसे खोले या नहीं। लेकिन जब हाशिम नदीम का नाम सुना तो उसने फौरन दरवाज़ा खोला और मरियम को अंदर आने दिया। आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। औरत ने जल्दी से मरियम को सहारा दिया और अंदर ले गई। बारिश अब भी तेज थी और मरियम के भीगे हुए चेहरे और कांपते हुए वजूद को देखकर औरत के चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया थे। बेटी, ये क्या हाल है तुम्हारा? औरत ने हमदर्दी से पूछा, लेकिन मरियम का जिस्म कांपते हुए एक लफ्ज़ भी अदा करने से कासिर था। वो कमरे के कोने में बैठ गई और सर्दी की शिद्दत के साथ साथ थकन ने उसके वजूद को जकड़ लिया था। मुझे मुझे कुछ देर के लिए छुपने दें, मैं बस कुछ वक्त के लिए महफूज जगह चाहती हूँ। मरियम के लर्जते होंठों से ये अल्फाज भी मुश्किल निकले। औरत ने उसकी हालत देखी और खामोशी से सर हिलाया। वो जानती थी कि हाशिम नदीम का जिक्र करना एक खतरा हो सकता है, लेकिन उसने मरियम की बेबसी को महसूस किया। औरत ने एक तरफ अपनी हिचकिचाहट को रखा और फैसला किया कि उसे इत्तला देनी चाहिए। ये लड़की सरदार साएं के नाम का जिक्र कर रही है, यही बेहतर होगा कि इन्हें खबर दी जाए। चंद देर बाद हवेली के रास्तों पर एक बड़ी और चमकती हुई गाड़ी की हेडलाइट नमूदार हुई। हाशिम नदीम अपने मखसूस दबदबे और पुरकशिश अंदाज में गाड़ी से बाहर निकला। सफ़ेद लठे का आकड़ा हुआ सूट, मर्दाना शाल कंधे पर रखे और आंखों में खास चमक लिए, वो पूरे एतमाद के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी मौजूदगी से फिजा में खामोशी का खौफ छा गया था। औरत ने दरवाज़ा खोला और सर झुकाए हुए कहा, साएं, आपका नाम सुनकर मैंने इस लड़की को पनाह दी और फौरन आपको इत्तला की। हाशिम नदीम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने औरत की तरफ इत्मीनान भरी निगाह डाली। बहुत अच्छा किया, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके लहजे में ऐसा हुक्म था जो इनकार की गुंजाइश नहीं रखता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम एक कोने में बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। बारिश की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था और भीगे कपड़े उसकी बेबसी को और ज्यादा नुमाया कर रहे थे, लेकिन हाशिम नदीम की निगाहों में उसके लिए एक अजीब सी मोहब्बत थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे अपनी फतह का यकीन कर रहा हो। लुत्फ ले रहा हूँ मरियम, तुम कितनी ज़िद्दी हो, लेकिन ये ज़िद मुझे और ज़्यादा तुम्हारी तरफ खींचती है। वो खुद कलाम करते हुए आगे बढ़ा, फिर झुककर नरमी से मरियम को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बाजू मजबूत थे, लेकिन उसके अंदाज में एहतियात और मोहब्बत थी। तुमने भागने की कोशिश तो की, लेकिन क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम्हारी मंजिल हमेशा मेरी बाहें हैं? ये जिद और भागने का खेल तुम्हें थका तो सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें आखिरकार ये तस्लीम करने पर मजबूर कर देगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। मरियम मरियम का बेजान वजूद इसकी बाहों में था, लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह सुकून था, जिससे वो खुद को मुकम्मल महफूज महसूस कर रही हो। हाशिम नदीम ने एक आखिरी निगाह उस औरत पर डाली, जिसने फौरन सर झुका लिया और बाहर निकल गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने मरियम को एहतियात से अंदर बिठाया और गाड़ी हवेली की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी की खिड़की से बाहर बारिश का मंजर जारी था और हाशिम नदीम की नज़रों में मरियम की बेहोशी के आलम में मासूमियत झलक रही थी। वो मुस्कुराकर खुद से बोला, तुम जितनी बार भागोगी मरियम, मैं इतनी बार तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। ये खेल तब तक चलेगा जब तक तुम खुद को मेरी मोहब्बत के हवाले ना कर दो। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हवेली के बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी, जिसे कभी कभार हवा के झोंकों की सरसराहट तोड़ देती थी।
لیکن حویلی کے اندر ہاشم ندیم کے کمرے میں سکون کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مریم نیم بے ہوشی کی حالت میں نرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے قریب ہاشم ندیم موجود تھا، جو پل بھر کے لیے بھی اسے تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں موجود ملازم کو اشارہ کیا، جو فوراً باہر نکل کر ڈاکٹر کو بلانے کے انتظامات کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ دھیرے سے مریم کے قریب آیا اور پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں مریم کے چہرے پر مرکوز تھیں، جس پر تھکن اور اضمحلال کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، لیکن اس کے چہرے پر محبت اور بے پناہ نرمی کے جذبات عیاں تھے۔ ہاشم کے ہاتھ خود بخود مریم کے بالوں کی طرف بڑھ گئے۔ وہ نہایت احتیاط سے اس کے بکھرے بالوں کو درست کرنے لگا، جیسے یہ عمل اس کے دل کی بے چینی کو کچھ کم کر دے۔ میری جان، تم کیوں خود کو یوں ہلکان کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے خود سے بولا۔ تمہاری یہ ننھی سی جان اس قدر بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی جو شاید کسی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ہاشم ندیم، جسے دنیا ایک بے رحم مافیا کنگ اور ظالم سردار کے طور پر جانتی تھی، آج ایک بے بس عاشق کے روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مریم کے چہرے پر مرکوز تھیں، جس کی معصومیت نے اسے پہلی بار اپنی زندگی میں محبت کے حقیقی احساس سے روشناس کرایا تھا۔ مریم، بے شک تمہاری دنیا میری دنیا سے بہت مختلف ہے، لیکن اب تم میری دنیا کا حصہ ہو اور تمہیں یہ بات قبول کرنی ہوگی۔ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے مریم کے سوئے ہوئے وجود سے بات کر رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہستہ آہستہ آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ ہاشم کے چہرے پر ایک گہری سوچ چھائی ہوئی تھی۔ وہ خود کو بار بار یہ یاد دلا رہا تھا کہ مریم اس کی ضد نہیں، اس کا عشق ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی کو اپنی حد سے بڑھ کر چھونے کی اجازت دی۔ وہ خود کلام کر رہا تھا، جیسے اپنی سوچ کو ترتیب دے رہا ہو۔ لیکن تمہاری پہلی جھلک نے میرے دل کو ایسا جھنجھوڑا کہ پوری زندگی کے اصول ہی بھول گیا۔ ہاشم نے کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکا۔ حویلی کے باغ میں روشنیاں موسیقی، لیکن یہ نفرت بھی تمہاری معصومیت کا ایک حصہ ہے۔ تمہارا دل اس دنیا کی تمام برائیوں سے دور ہے، اور شاید یہی چیز مجھے تمہاری طرف کھینچ لائی ہے۔ رات گزر رہی تھی، لیکن ہاشم کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کبھی مریم کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے بخار کا اندازہ کرتا، کبھی اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مریم کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی مریم کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے ہمیشہ اپنی خواہش کو حاصل کیا ہے، چاہے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے، لیکن محبت چھیننے کی چیز نہیں ہوتی، اور شاید یہ پہلی بار ہے کہ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاشم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جس میں محبت اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم کی محبت کو جیتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ ڈاکٹر آ چکا تھا، اور مریم کو دیکھ کر اس نے کچھ دوائیں تجویز کی۔ فکر کی بات نہیں سردار صاحب، بخار شدید ہے، لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن ہاشم کے دل کی بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ وہ مریم کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ٹھیک ہونا ہی ہوگا مریم، کیونکہ اگر تم نہیں رہی تو دنیا میرے لیے بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، لیکن ہاشم نے ایک لمحے کے لیے بھی مریم کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال دیکھتا، اور کبھی کبھی خود کو تسلی دینے کے لیے دھیرے سے اس کے بالوں کو سہلا دیتا۔ مریم، تم شاید ابھی نہیں جانتی، لیکن ایک دن تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا، اور وہ دن میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی جیت کا دن ہوگا۔ رات بیت رہی تھی، لیکن ہاشم کی نگاہیں مریم کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کے دل میں یہ عہد تھا کہ وہ مریم کو اس کی مرضی کے بغیر کبھی مجبور نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مریم کے بغیر اب جی نہیں سکتا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے صبح میں ڈھل چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں موجود بھاری پردوں کے کناروں سے جھانک رہی تھی، اور کمرے کے اندر ہلکی سنہری روشنی کا عکس پھیل چکا تھا۔ مریم کی پلکیں دھیرے دھیرے کھلیں۔ اس کا ذہن اب پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو خود کو اس عالیشان کمرے میں پایا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ بالکل خالی ہو گیا، جیسے اسے کچھ بھی یاد نہ ہو،
लेकिन फिर जैसे ही शऊर ने उस पर गिरफ्त मजबूत की, गुज़श्ता रात के वाक़यात एक धचके की तरह याद आने लगे। वो तेज़ी से उठकर बैठ गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें नीचे गईं वो लम्हे भर के लिए साकित हो गई। हाशिम नदीम, वो शख्स जिसका जिक्र सुनते ही लोग कांप जाते हैं, 36 गांव का अकलौता सरदार, माफिया का बेताज बादशाह, उसके बिस्तर के पास जमीन पर बैठा था। उसका सर बेड पर टिका हुआ था और वो गहरी नींद में था। मरियम की नज़रें बेइख्तियार हाशिम के चेहरे पर टक गईं। ये पहला मौका था जब उसने सरदार हाशिम नदीम को इतने करीब से देखा था। उसका चेहरा पुरस्कून था, जैसे किसी बच्चे की नींद हो। उसकी मर्दाना खूबसूरती नुमायां थी, हल्की बड़ी हुई शेफ कुशादा पेशानी और आंखों के गिर्द हल्के साए जो शायद रात भर जागने का नतीजा थे। मरियम की नज़रों में एक लम्हे के लिए सताइश का तासुर उभरा, लेकिन फौरन ही वो सताइश नफ़रत में बदल गई। ये कोई आम शख्स नहीं है, मरियम ने दिल ही दिल में सोचा। उसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये अपनी मर्जी से किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, उसे तबाह कर सकता है। वो जानती थी कि हाशिम नदीम जैसा शख्स किसी के लिए नरम जज्बात नहीं रख सकता, लेकिन वो नादान थी। वो इस बात से नावाकिफ थी कि ये पत्थर दिल इंसान भी एक दिल रखता है जो सिर्फ उसके लिए धड़कता है। मरियम ने धीरे से बेड से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। उसने घबराकर पीछे देखा तो हाशिम जाग चुका था। उसकी आंखें अभी नींद से भरी हुई थीं, लेकिन उनमें गहरी नरमी और मोहब्बत झलक रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मरियम के दिल में खौफ और उलझन पैदा करने के लिए काफ़ी थी। कहाँ जा रही हो? हाशिम की आवाज़ धीमी मगर पुरअसर थी, जिससे उसे पहले ही मालूम हो कि वो क्या करने वाली है। छोड़ो मेरा हाथ, मरियम ने घबरा कर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में खौस लर्जिश थी जो उसके खौफ को जाहिर कर रही थी। हाशिम ने नरमी से उसकी कलाई को छोड़ दिया, लेकिन उसकी नज़रों ने मरियम को जकड़ लिया। मरियम, इतनी जल्दी क्या है? कुछ वक्त तो ठहर जाओ, ये जगह अब तुम्हारी अपनी है। उसके लहजे, नरमी और अपनायत का अजीब इम्तजाज था। अपनी मरियम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये जगह मेरी नहीं हो सकती, न ये हवेली, न ये कमरा और न ये तुम्हारा साथ। हाशिम ने गहरी सांस ली और बैठक से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने सफ़ेद लिबास को झाड़ते हुए कहा, तुम जानती हो मरियम, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की इतनी फ़िक्र नहीं की जितनी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, मरियम ने तेज़ी से जवाब दिया। मुझे आज़ाद कर दो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। हाशिम ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें खुद को इतना हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका। तुम अब यहाँ हो और यहाँ से जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? मरियम की आवाज़ बुलंद हो गई। तुम्हारे पास क्या हक है मुझे कैद करने का? हाशिम ने उसके करीब आकर गहरी नज़रों से उसे देखा। क्योंकि तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है और मैं तुम्हें इस दुनिया की किसी तकलीफ का सामना नहीं करने दूंगा। ये बचाने का तरीका है। मरियम की आंखों में आंसू झलकने लगे। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे ख्वाब, आज़ादी, सब कुछ। हाशिम ने एक लम्हे भर के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी आंखों में दुख की झलक आई। मरियम, तुम शायद अभी नहीं समझोगी, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें मेरे जज्बात का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने जो भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे जज्बात? मरियम ने तंज किया। एक ऐसे शख्स के जज्बात जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी मर्जी पूरी करता है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। हाशिम खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसके हर लफ्ज़ को अपने दिल में जज्ब कर रहा हो। शायद तुम ठीक कह रही हो मरियम, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और ये बात तुम्हें एक दिन समझनी होगी। मरियम ने इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन हाशिम ने कोई हरकत नहीं की। वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी आंखों में गहरी खामोशी थी, जैसे वो उसके हर कदम को गौर से देख रहा हो। जा सकती हो तो चली जाओ, वो धीरे से बोला, लेकिन याद रखना तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर ही खत्म होता है। वो धीमा सा मुस्कुराया और वॉशरूम चला गया, जबकि वो वहीं बेबसी की मूरत बनी खड़ी रह गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मरियम कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी, उसका दिल और दिमाग दोनों जैसे किसी खला में मुअल्लक थे। अचानक दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर आई। बीबी जी, सरदार साहब ने आपको लाउंज में बुलाया है, वो नरम लहजे में बोली। मरियम चौंक गई। उसकी पेशानी पर फिक्र की गहरी लकीर उभर आई। वो जानती थी कि हाशिम के किसी भी हुक्म को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, लेकिन ये बुलावा क्यों आया था?
اس کی سوچ میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ملازم کے ساتھ چلنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہر قدم پر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ نیچے پہنچ کر جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ اس کے بابا اشرف صاحب وہاں موجود تھے اور ان کے سر پر ہاشم نے بندوق رکھی ہوئی تھی۔ ان کی حالت خستہ تھی، چہرہ فکر اور خوف سے بھرا ہوا تھا، جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو، اور ہاشم وہیں موجود تھا اپنی بے نیازی کے ساتھ۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر اطمینان سے بیٹھا تھا، لیکن مریم نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، ایک ایسا غصہ جو خاموشی سے بھی چھلک رہا تھا۔ مریم نے یہ سب دیکھا تو دیوانگی کی حالت میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردار، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا۔ کیا آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ ہاشم نے آنکھیں کھولیں اور بے تاثر انداز میں اسے دیکھا۔ مریم کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن اس کے الفاظ چبھنے والے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ محبت کا دعویذ کر رہے تھے اور اب میرے بابا کے سر پر بندوق رکھے بیٹھے ہیں۔ اگر یہی محبت کا تقاضا ہے تو ایسی محبت پر میں لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کی بات کو سنا اور پھر خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے قدموں سے مریم کی طرف آیا اور کسی وضاحت کا موقع دیے بغیر اسے ایک جھٹکے میں کھینچ کر دوسری طرف صوفے پر بٹھا دیا۔ تمہیں اپنے باپ کی اتنی ہی فکر ہے تو ابھی مجھ سے نکاح کرو۔ ہاشم کی آواز میں بے رحمی تھی لیکن اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی بھی تھی۔ اگر تمہیں انکار کرنے کی ہمت ہے تو کر لو، لیکن یاد رکھنا تمہارے باپ کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ مریم سکتے میں آ گئی۔ اسے ہاشم کے الفاظ کسی تلوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس قید سے بچ سکتی ہو تو یہ مت بھولو کہ میں ہاشم ندیم ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر مریم کی طرف دیکھا۔ یہ قید ہمیشہ رہے گی اور تمہیں کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ ابھی فیصلہ کرو۔ مریم کی آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، شاید کہیں رحم کا نشان مل جائے، لیکن اس کی آنکھیں سرد تھیں، جیسے اس کے جذبات کو پتھر میں ڈھال دیا گیا ہو۔ ابھی کہا تھا نا تم نے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نرمی نہیں ہے؟ ہاشم کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی تو سن لو، میں واقعی کسی کے لیے نرمی نہیں دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی ہاشم نے گارڈ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور اشرف صاحب کے سر پر رکھ دی۔ مریم کی چیخ نکل گئی لیکن ہاشم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جلدی سے فیصلہ کرو مریم، میں 3 تک گنوں گا۔ ہاشم نہیں، مریم تڑپ کر بولی، لیکن وہ بے نیازی سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر چکا تھا۔ 1۔ مریم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان اتر آیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ 2۔ مریم کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے لگا جیسے سب ختم ہو جائے گا، اس کی دنیا، اس کا سکون، سب کچھ۔ قبول ہے؟ وہ تڑپ کر چیخی، مجھے قبول ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہاشم نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر دھیما مگر اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بندوق نیچے کی اور اشارہ کیا کہ نکاح کا انتظام کیا جائے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ جان چکی تھی کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد مولانا صاحب کو بلا لیا گیا۔ گواہوں کے درمیان انتہائی سادگی سے نکاح پڑھایا گیا۔ مریم اشرف سے مریم ہاشم ندیم بن گئی۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا لیکن ہاشم کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے وہ اپنی دنیا کو مکمل ہوتا دیکھ چکی ہو۔ اس کے بابا جاتے جاتے صرف مریم کو یہی نصیحت کر کے گئے تھے کہ بیٹا جو ہو چکا ہے اس کو قبول کرو اور اپنی زندگی کو سکون سے گزارو، یہی تمہارے نصیب میں لکھا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی ہو۔ مریم نے اپنے بابا کے الفاظ کو دل میں بٹھا لیا تھا۔ ان کی نصیحت، ان کا التجا، سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بیٹھی۔ دل کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاشم ندیم، جس کے روپ اور دبدبے کا ہر فرد پر طاری تھا، نکاح کے بعد ایک بدلتا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو مریم نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت دکھائے گا، اپنے حکم صادر کرے گا، مگر کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی توقع کے برعکس ہاشم نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اپنی آنا، غرور اور رتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مریم کے قدموں میں جھک گیا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم نے سن رکھا ہے۔ اس کی آواز محبت سے لبریز تھی۔ میری دنیا میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ دنیا مجھے ظالم سمجھتی ہے۔ مریم، تم میری زندگی کی پہلی خوشی ہو،
मेरे दिल ने पहली बार धड़कना ही तुम्हारे लिए सीखा है। मरियम हैरत के समंदर में डूबी बैठी थी। वो ये सब सुन रही थी, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स का दिल लोहे जैसा समझा जाता था, वो आज यूं उसके सामने झुककर अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, हाशिम की आवाज़ में इल्तिजा थी। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा, अपनी दुनिया, अपना गुरूर, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। बस तुम्हारे कदमों में अपनी जिंदगी की हर खुशी रखना चाहता हूँ। मरियम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लड़की जो चंद घंटे पहले खुद को कैद में महफूज कर रही थी, अब हाशिम की मोहब्बत के अल्फाज सुनकर उलझन में मुब्तला हो गई थी। क्या वाकई ये सब हकीकत था? क्या ये जालिम शख्स मोहब्बत के लिए खुद को इतना बदल सकता है? उसकी आंखों से बहते आंसू ने हाशिम के दिल पर गहरी चोट की। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कांपते हाथों से हाशिम का सर अपने कदमों से उठाया। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? उसकी आवाज टूट रही थी। हाशिम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मोहब्बत मुझे ये सिखा रही है। मरियम मजीद कुछ ना कह सकी। वो बेइख्तियार हाशिम के सीने से लग गई। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे ठहर सा गया। दोनों के दिलों में एक अजीब सी तमानियत भर गई थी। रात के सन्नाटे में मोहब्बत के खामोश जज्बे ने जन्म लिया था। मरियम को लगा शायद इन हाशिम वाकई बदल सकता है। वो शख्स जिसे वो पत्थर दिल समझती थी, उसके सीने में भी एक दिल था जो सिर्फ उसके लिए ही धड़कता था।